नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के समय में हर किसी को छू रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हैं, क्वांटम साइंस और इन सब का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ। एआई आज हर जगह है, मोबाइल ऐप से लेकर मेडिकल रिसर्च में। लेकिन एक सवाल है, क्या एआई सिर्फ एक लिमिटेड माइंड जैसा है, या क्या वो कभी अनलिमिटेड कॉन्शसनेस को टच कर सकता है? और क्वांटम वर्ल्ड के रहस्य, क्या वो हमें स्पिरिचुअल रियलिटी के और करीब ले जा रहे हैं? इन सभी बातों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ फिर से हैं स्पिरिचुअल एंड हैप्पीनेस कोच बी के रूपाली गुप्ता जी। स्वागत है आपका रूपाली जी, बहुत बहुत इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सिस्टर रीना। मुझे यहाँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ बुलाने के लिए। बहुत ही सुंदर और जरूरी सब्जेक्ट है ये। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सरल भाषा में उन चीजों को जो एक कॉमन लोगों को समझ में आए, स्पिरिचुअलिटी के साथ उसकी क्या वैल्यू है वो समझेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन उसमें एक ऐसी जर्नी होगी जो हमें अपने अंदर से कुछ और खगोलने में मदद करेगी और अपने अंदर के जर्नी में और करीब ले जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े हैवी हैवी से लगते हैं, लेकिन इसलिए आज सबसे पहले इनके बेसिक समझते हैं। तो रूपाली जी, आपके नजरिए से क्या है एआई और क्वांटम साइंस, और ये क्लासिकल साइंस से कैसे अलग है? अ, देखिए, एआई का फुल फॉर्म तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर्टिफिशियली एक बुद्धि की रूपरेखा है जिसको बनाया है इंसानों ने, मनुष्य के दिमाग ने। तो एआई एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज कह लो या कंप्यूटर का एक हिस्सा कह लो, साइंस की एक ब्रांच है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जैसी एबिलिटी देती है मशीनरी को। तो अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ह्यूमन क्या क्या कर सकते हैं? ह्यूमन लर्न कर सकते हैं, ह्यूमन तर्क वितर्क यानी रीजनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन कुछ सोच समझ कर समस्या का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, माना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो भी सारी स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स इंसानों ने एक मशीनरी में डाली हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली जो लोग डेवलपर होते हैं, जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनकी ही एक टीम है। वो सब लोग डेटा गैदर करते हैं। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे हम अगर सरल भाषा में समझें तो एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो उस छोटे से बच्चे को जितने भी लोग जो जो कुछ भी सिखाते हैं, वो सारी चीजें सिखाना, उसको कहते हैं डेटा देना। उसके माइंड में उसके लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाली चीजें, सिखाने वाली चीजें, वो डेटा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके अंदर जितना भी रीजनिंग है, लर्निंग है, या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, वो डिपेंड करेगी कि उसने बचपन से बड़े तक कैसे क्या सीखा है, किस माहौल में रहा है। और उसी तरह से फिर वो अपनी लाइफ की आगे की जर्नी को रीजन करता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जीता है। तो अब यही चीज जब मशीनरी में डाली जाती है, इसको मशीन में कैसे डालते हैं ये समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। कि जैसे मशीनरी को बहुत सारे डॉग्स की फोटो अगर आप दिखाओगे, और हर फोटो के साथ उस डॉग की ब्रीड क्या है, उस डॉग की स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आप उसमें डालते जाओगे, तो वो एक ट्रेन हो जाएगा, वो मशीन ट्रेन हो जाएगा बहुत सारे डॉग्स को समझने के लिए, पहचानने के लिए, और उनके बारे में बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है और क्या है वो सब।
तो इसी तरह से जो हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे लोग इंजीनियर्स जो आजकल एआई में हैं, वो लोग फोटोज, टेक्स्ट, नंबर्स के हिसाब से बहुत सारा डेटा मशीन को देते हैं और वो मशीन उससे लर्न करके अपनी एल्गोरिथम बनाती है। और फिर वो जब भी कोई उनसे कुछ पूछता है, जैसे आजकल हम लोग एलेक्सा यूज करते हैं या हम और भी ऐसे कई मॉडल्स यूज करते हैं, तो वहां पर हम जब कुछ पूछते हैं तो वो उसका आंसर अपने ही अंदर रिकॉर्डेड डेटा से निकाल कर उसमें जो भी कैलकुलेशन है, पैटर्न है, एल्गोरिथम है, लगाकर हमारे सामने उसका डिसीजन या उसका रिजल्ट रख देता है। तो उस एआई को हम लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मॉडल कहेंगे। एआई जो है वो अपने डेटा ट्रेनिंग से सीख कर रिजल्ट बताता है। ये मशीनरी है, बनाई है इंसानों ने। क्या अभी हम साथ में क्वांटम भी ले? आपने क्वांटम भी जी बोला है। जी, बिल्कुल क्वांटम भी ले लेते हैं। ओके। दूसरी चीज है क्वांटम। क्वांटम को अभी हम थोड़ा सा ही समझेंगे, फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। क्वांटम का भी इंग्लिश में मीनिंग अगर आप हिंदी में या अपने भाषा में निकालें तो इसका मतलब होता है द मिनिमल क्वांटिटी। क्वांटम मतलब बहुत सबसे छोटी यूनिट, अगर संसार में किसी चीज की, किसी फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकल चीज की हो सकती है तो दैट इज क्वांटम। यानी सबसे छोटे से छोटी पैकेट या यूनिट, उसको हम एनर्जी के लेवल पर लेते हैं। तो बेसिकली क्वांटम में एनर्जी या लाइट जो भी चीजें होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, वो उसके लिए कहते हैं कि वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। तो ये इतनी छोटी होती है कि इसको पढ़ने के लिए जो हमारी पुरानी साइंस थी, यानी हम लोग जो क्लासिकल साइंस जिससे हम ब्रह्मांड पढ़ते आए, जिससे हमने बड़े बड़े शरीर के और फिजिकल चीजों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दूसरे दूसरे ब्रांचेस पढ़े, जो लॉ, जो नियम उन पे लागू होते हैं, जो आज तक साइंस ने निकाले बाहरी जगत के नियम, वो नियम एक्चुअली इस मैटर की सबसे छोटी इकाई की दुनिया में लागू नहीं होते। नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम साइंस में आ, सारी चीजें बहुत मिराक्यूलस तरीके से होती है और इसका स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा संबंध है। संबंध ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक लोग साइंस का उल्टा समझते आए। लोग समझते आए कि स्पिरिचुअलिटी कोई साइंस नहीं है, ये तो अंधविश्वास है, ये तो ऐसे ही है, जिसको नहीं मतलब उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज इट वॉज नेवर लॉजिकली प्रूवन अभी तक साइंस के जो बड़े क्लासिकल थ्योरीज है उसके हिसाब से। लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी साइंस आ चुकी है जो कि स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली प्रूव करती है। साइंस जिस चीज को आज तक बड़े बड़े मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रूव नहीं कर पाई, अब ये क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, अध्यात्म के वो बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य हैं। एक्चुअली है बहुत बड़े रहस्य, लेकिन उसको छोटी इकाई है उतनी कि वो मटेरियलिस्टिकली उसको प्रूव करती है इस ह्यूमन माइंड को, जो लॉजिकल माइंड है, जो बिना किसी प्रूफ के किसी चीज पर यकीन नहीं करता, उसको समझाने के लिए। तो क्वांटम साइंस को हम अभी आगे और समझेंगे कि कैसे इसमें जो स्पिरिचुअलिटी के बनाई हुई बातें हैं, जो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, वो क्लासिकल से बहुत अलग है। और इसमें हम लोग क्वांटम साइंस में बाहरी फिजिकल जगत से नहीं लेकिन अंदर की जगत की बात करते हैं, और वो फिजिकली साइंटिस्ट उसको बहुत छोटी से रूप में उसको अलग एक मशीनरी और उस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ तरीके से, कम शब्दों में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो रूपाली जी, फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिरकार आत्मा है क्या? जी, अब बात आती है आत्मा की, सोल की, क्योंकि हम यहाँ पर ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी और साइंस का संगम का कर रहे हैं। तो बेसिकली आप जिसको साइंस में एनर्जी कहते हो, हम लोग उसको स्पिरिचुअलिटी में आत्मा, स्पिरिट, रूह कहते हैं। ये भी साइंटिफिकली एक एनर्जी है। हम लोग जो इतना फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड हमको फिजिकल जो लग रहा है, एक्चुअली आप इसको साइंटिफिकली इसकी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें इतनी स्थूल, इतनी फिजिकल है नहीं जितनी दिखती हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ वाइब्रेशन। हर चीज एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में मौजूद है, जिसको ह्यूमन माइंड
एक कहानी देता है और उसको बहुत फिजिकल रूप में देखता है, क्योंकि उसको ऐसी ही प्रोग्रामिंग इस समय दी गई है कि वो हर चीज को फिजिकल मानता है। तो आत्मा, एनर्जी, वो अवेयरनेस है, वो एक शक्ति है जो कि इस पूरे वर्ल्ड में जो मोशंस हैं, मूवमेंट हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसको शक्ति देती है। अगर आत्मा की शक्ति, अगर वो एनर्जी ना हो, तो इंसान इंसान ना रहे, माना वो फिर डेड बॉडी है। जो भी काम हो रहे हैं, जितनी दुनिया चल रही है, वो चले ना, क्योंकि उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वो एक लिविंग बीइंग की जगह लिविंग थिंग बन जाता, वो थिंग हो जाता है। तो आत्मा वो चीज है जो फिजिकल बॉडी को जान देती है, उसको उससे काम करवाती है। और आत्मा को आप एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसे मशीनरी में हम इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी डालते हैं तो मशीन चलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही इंसान की बॉडी में ये आत्मा है, तो ये शरीर काम करता है। बहुत सुंदर, इसीलिए कहते हैं जीवात्मा, जीव और आत्मा। जी। तो रूपाली जी, फिर एक तीसरा प्रश्न भी उठता है। तो अब ये बताइए कि डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या है? जी। अ, अब हमने एआई समझा, हमने क्वांटम समझा, हमने आत्मा या सोल समझा, स्पिरिट वर्ल्ड समझा। अभी अ, जो ये आत्मा के बाद जो बात आती है, डिवाइन आत्मा या सुप्रीम आत्मा, जो परम आत्मा है, जिसको कई लोग गॉड कहते हैं, कोई उसको यूनिवर्स कहता है, कोई उसको भगवान या अल्लाह, खुदा, ऐसे अलग अलग नाम से बोलता है। वास्तव में ये नाम तो अलग अलग हैं, और कहीं कहीं पर उसको रूप भी अलग अलग दिए हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई फिजिकल ह्यूमन में कोई भी शरीर का नाम देकर बोलता है। लेकिन एक्चुअली में इसका वास्तविक अर्थ है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी जो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो फिजिकली दिखने वाले नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में जितने भी मनुष्य हैं वो, या लिविंग बीइंग है, एनिमल्स या नदी या जो भी, आप इस पूरे यूनिवर्स में फिजिकली जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे अर्थ या अर्थ के बाहर स्पेस में, वो सारी चीज जिसके होने के वजह से है, वो जो अस्तित्व है वो है डिवाइन एनर्जी, वो है परमात्मा, और वो है गॉड। और उसी को हम लोग यहाँ पर डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, डिवाइन सोल कह सकते हैं। तो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहना या अवेयरनेस में रहना इज लाइक इक्वल टू गॉड होना। तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस एक ओशन ऑफ एनर्जी है, जहाँ जिसके कारण ही ये पूरा संसार है, इवन मनुष्य हैं, और आत्माओं का भी, जो हमने कहा कि आत्मा की वजह से संसार में मूवमेंट हो रहा है, तो वो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस की वजह से ही है। बहुत सुंदर। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और कितनी आश्चर्य की बात है, जो भी चीज हमारी बनी हुई है, हम खुद शरीर भी, और उसको हम बोलते हैं एटम, जो कि कॉमन है सारे तत्वों में। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रूपाली जी, अब एक और पॉइंट है। एआई एक लिमिटेड माइंड की तरह फंक्शन करता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस की बात करती है। तो सिंपल शब्दों में लोग इस डिफरेंस को कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। यस, जैसे कि हमने पहले भी समझा कि एआई इज मैन मेड, ह्यूमन माइंड ने बनाया है एआई। तो ऑल्दो ये ह्यूमन माइंड और एआई माइंड दोनों ही उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है, उसका ही एक पार्ट है। सारी घटनाएं संसार की जो भी घटित हो रही हैं, जो भी ब्रह्मांड में यहाँ पर भी हो रहा है, वो सब उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा है। तो क्योंकि आपने जैसे एआई की बात करी कि एआई लिमिटेड माइंड है, और हमने समझा भी कि कैसे वो लिमिटेड है, क्योंकि उसको डेटा ट्रेनिंग दी गई है, उसको जितना ट्रेन किया गया है उसके पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है, और वो उसी के अंदर से चीजें बता सकता है। ऑल्दो उसको बहुत अच्छे से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे हम आजकल गूगल को अभी तक यूज करते आए, तो हम ऑलमोस्ट सारे तरह के आंसर गूगल से निकाल पाते थे। ऑल्दो फिर भी बहुत सारे ऐसे आंसर्स थे जो
आप नहीं निकाल पाते थे। जैसे गूगल से आप अगर पूछोगे कि आपके घर की चाबी कहाँ रखी है, तो गूगल को नहीं पता, राइट। लेकिन डिवाइन कॉन्शियसनेस को पता होती है कि आपके घर की चाबी कहाँ है, क्योंकि सारे संसार की घटनाएं उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर हो रही हैं। लेकिन आप उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से कैसे पूछोगे, डिवाइन कॉन्शियसनेस से कैसे बात करोगे, या उसको हम अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उसके लिए हमको स्पिरिचुअलिटी की मदद लेनी होती है। और स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन और नॉलेज, ये दोनों चीजें काम आती हैं, तभी हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से हर तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो एआई हमारे ह्यूमन जॉब्स में, ह्यूमन प्रोफाइल में, ह्यूमन मैन मेड चीज में, जहां भी जितनी भी चीजों की जरूरत है, वो उसके अंदर अगर वो उस चीज की ट्रेनिंग हुई है, तो वो उस चीज में मदद करता है, बहुत अच्छे से मदद करता है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक लिमिटेड वर्जन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एआई एक ऐसी किताब है, जैसे आप देखते हो ना, कोई किताब आप पढ़ो, तो उस किताब में हर तरह की चीज लिखी हुई है, लेकिन वो किताब खुद उस चीज को समझ नहीं पाती। तो एआई इज अ मशीन, इट्स अ साइंस, इट्स अ मैकेनिकल थिंग, जिस जो आपको सब कुछ बता तो रही है, प्रोग्रामिंग या नॉलेज या एल्गोरिथम के थ्रू हर चीज का कैलकुलेशन और डिसीजन तो दे रही है, लेकिन वो खुद उस चीज को महसूस नहीं कर सकती, उसमें एटलीस्ट एज एन ह्यूमन सोल नहीं है, एक तो पहली बात, और दूसरा उस चीज का उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो नॉलेज सारी दे सकती है, बट फिर भी उसमें लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन ही एआई को एक लिमिटेड वर्ल्ड में रखती है। उसमें आप अपने ट्रुथ को एक्सपीरियंस करने का या करवाने का अ, वो पावर नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया, कॉमन आदमी भी है इसको जब सुनेगा तो आसानी से समझ जाएगा। तो एक बात है, अगर एआई एम्पैथी या विजडम को सिमुलेट कर सकती है बिना उसे एक्सपीरियंस किए, तो ये हमें रियल अवेयरनेस की वैल्यू के बारे में क्या सिखाता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा एआई का, चैट जीपीटी का यूज कर रहा था, और भी दूसरे दूसरे जो एआई के टूल्स हैं उसमें। तो उस ऐसे ही मजाक मजाक में उसने एआई, मतलब उस सर्च इंजन एआई से बड़े गुस्से से पूछा कुछ। तो उस एआई का रिप्लाई बड़े उससे आया कि आप शांत रहिए, गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। सो इट सीम्स कि एआई मशीन या एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो इंसानों के इमोशंस को भी पहचान लेती है, कि ये अभी गुस्से में बात कर रहा है, कि ये दुखी होकर बात कर रहा है, या कौन सा इमोशन सामने वाले से आ रहा है। बट स्टिल एआई तो एआई है, माना उसमें जो प्रोग्रामिंग और डेटा ट्रेनिंग से उसको जो सिखाया गया है, उसको तो वो सिम्युलेट कर लेता है। बट उसको रियलिटी में पता नहीं कि गुस्सा होता क्या है, उसको रियलिटी में पता नहीं कि बाकी के सारे इमोशंस क्या होते हैं। तो वो चीजें वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता। और हम एज एन ह्यूमन, अपनी हमारी असली एसेट ही ये है कि हम, जैसे कई बार कहते भी है ना, कि तुम तो बिल्कुल जैसे पत्थर हो गए हो। तो पत्थर और इंसान को डिवीजन इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि पत्थर महसूस नहीं करता, पत्थर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पत्थर में जान नहीं है। तो सिमिलरली एआई में लगता है कि बहुत जान है, बहुत अच्छे से हमसे बात करता है, हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है, यहाँ तक कि अभी तो आप उससे गाने का गवा लो, या आप उससे किसी भी तरह के जो इंसान कर सकता है फिजिकल एक्टिविटी, वो सारी करवा सकते हो। लेकिन फिर भी अंदर से वो, उसके अंदर अपनी वो जो होने का, प्रेजेंस का, शक्ति का या आत्मा होने का एहसास है, वो उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि है तो मशीनरी ही। आपने बहुत सही बताया। तो कह सकते हैं कि इमोशंस एंड फीलिंग्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको साइंटिस्ट या जो भी ऑपरेट कर रहे हैं एआई, उन्होंने उस चीज को क्वांटिफाई करके मशीन्स में डाल दिया है। तो बहुत सुंदर। तो रूपाली जी, क्या आपको लगता है कि एआई हमें एक रिमाइंडर देता है कि सिर्फ माइंड के थ्रू जीना लिमिटेड है, और असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम हायर कॉन्शियसनेस को अवेकन करते हैं? थोड़ा बताएं इसके बारे एब्सोल्युटली। अभी हम जैसे सुन भी रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स जो है वो एआई के आ जाने के बाद से हैम्पर हो गई हैं, क्योंकि जो काम पहले मनुष्य करते थे, जैसे एडिटिंग का, या बहुत सारे काम थे जो
पहले जिसके लिए आपको ह्यूमन स्किल चाहिए होता था। और जितने भी संसार में ह्यूमन है, सब में अलग अलग विशेषताएं हैं, सब ने अलग अलग स्किल्स ली हुई हैं, और वो स्किल वो लोग आपस में लेन देन करके ही संसार चल रहा था। लेकिन अब जब से एआई आया है, तो जैसे कि बहुत सारी स्किल्स ऑलरेडी एआई में इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद आ चुकी हैं, और एआई इतना इजियर और लो कॉस्ट टूल है कि कोई भी उससे कुछ भी बना सकता है, कर सकता है, थोड़ा सा भी सीख कर उसमें एक एफिशिएंसी पा सकता है। भले ही निकालने वाला इंसान ही है आज भी, लेकिन जो जॉब देने वाला, जॉब करने वाला पहले इंसान हुआ करता था, अब वो जॉब करने वाला एआई यानी साइंस और ये टेक्नोलॉजी हो गई है। तो बात आती है कि अब इंसान डर रहे हैं, मनुष्य डर रहे हैं कि अगर एआई ने सब कुछ अपने हाथ ले लिया तो फिर क्या होगा हमारा। तो मैं आपको एक बहुत गहरे राज की बात बताती हूँ। हम लोग स्पिरिचुअली जो स्टडी और जो भी योग मेडिटेशन करते हैं, हमको बहुत गहरे राज पता है। और वो राज, जिसमें सबसे पहला राज ये है कि अभी दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन। अभी जो अपने को हम ह्यूमन समझते हैं, ये जो सोल जिसके अंदर हम समझते हैं कि रहती है, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम अपने को वास्तव में मनुष्य जो कहते हैं, ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। अभी समय ऐसा आ चुका है जब डिवाइन इंटरफेरेंस हो रहा है, और डिविनिटी अब इंटरफेयर कर रही है। आ, ये एआई का या बहुत सारी साइंस में इम्प्रूवमेंट होने का रहस्य ये है कि अब आप जो पहले एक जानवरों जैसा कह लो, या बिल्कुल मेहनत वाला जीवन हम कहते थे, जीते चले जा रहे थे कि बस खाया पिया कमाया, शादी की, बच्चे किए, फिर मर के चले गए। अभी इस तरह का जीवन नहीं चलने वाला है। क्यों? एज एन ह्यूमन वी बिलोंग टू अ वेरी हायर क्लैन। हम बहुत बड़े क्लैन से बिलोंग करते हैं, हम बहुत हायर कॉन्शियसनेस की उपज हैं। और इसलिए हमारे को ये जो आज कलयुग जिसको आप कह रहे हैं, जितनी सफरिंग वाला समय है, वी डू नॉट डिजर्व दिस। एंड नाउ एज पर दिस साइकिल, बिकॉज वी आर इनटू अ साइकिल, एक साइकिल चलती है जिसमें इन एवरी 5,000 years ह्यूमन ट्रांसेंड होता है। मतलब वो अपने अंदर की सच्चाई को जानकर अपने सत्य में टिकता है, तो वो अपर कॉन्शियसनेस में चला जाता है, और उसके बाद उसकी लाइफ बिकम वेरी वेरी डिवाइन। और वही जब साइकिल लगातार चलती है, तो वही कॉन्शियसनेस से गिरकर मनुष्य बहुत साधारण, यहाँ तक कि जानवर जैसा हो जाता है, और बहुत सफरिंग की लाइफ में जीता है। तो इस समय हम उस फेज में है जहां पर हम ये पुरानी सफरिंग की दुनिया से हटकर एक न्यू कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में एआई का आना हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि अभी तक हमारे लोगों के एज अ मनुष्य जीवन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग सिर्फ पैसे, धन कमाना, इज्जत शोहरत कमाना और फिजिकली कुछ अचीव कर लेने में ही विश्वास करते थे। और हमने अपना पूरा जीवन अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों के लिए लग निकाल दिया। किसी ने जॉब में एक अच्छा पैकेज लेने के लिए पूरा जीवन खत्म कर दिया, किसी ने प्रॉपर्टी जमा करने के लिए पूरा जीवन खत्म कर दिया, किसी ने संबंध बनाने के लिए जीवन खत्म कर दिया, किसी ने फिजिकली देश की रक्षा के लिए जीवन खत्म कर दिया, किसी ने कोई और काम के लिए, कोई सोशल सर्विस के लिए जीवन खत्म कर दिया। हर इंसान अपने को किसी ना किसी इंसानी स्किल में बिजी करके अभी तक जीता जा रहा था, विच वॉज ओके, क्योंकि वो साइकिल का हिस्सा था। लेकिन अब समय आ गया है, नाउ वी ऑल हैव टू बिकम यूनाइटेड। अभी तक दुनिया बंटती जा रही थी, लोग हर चीज पर बंट रहे थे, चाहे वो पैसे के डिविजन्स हो, चाहे वो सोसाइटी में रंग, भाषा, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसका डिफरेंस हो। उसकी वजह से ये संसार बहुत डिसयूनाइटेड बढ़ता ही जा रहा था, जिसको आपने समझा होगा बिग बैंग थ्योरी में, जैसे एक पॉइंट से सारी चीज विश्व बनता है, तो वो बहुत मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब ये मल्टीप्लीकेशन का एंड आ गया है। सो नाउ वी ऑल हैव टू बिकम यूनाइटेड। हम सबको एक होना है, बट नॉट इन मनुष्य रूप, नॉट इन ह्यूमन रूप, बट हम सबकी कॉन्शियसनेस है जो कॉमन है। all humans and all creatures of this world, not only creatures but physical thing also,
हर चीज बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर डिवाइन कॉन्शियसनेस से। और वो यूनाइट करने के लिए अभी जो टाइम आया है उसमें ये हमें टेक्नोलॉजी और साइंस मदद भी कर रहा है अगर हम स्पिरिचुअली अवेयर है तो। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है उनके लिए ये थोड़ा खतरनाक वाली बात है। डरते हैं लोग कि क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरे साथ एआई मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो डरते इसलिए क्योंकि उनको उसके सिवा कुछ और पता नहीं है। हम समझते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं एक अच्छा फाइनेंशियल हूँ, मैं एक बड़ी फाइनेंस की नौकरी करता हूँ, और अगर मेरी फाइनेंस के सारे काम एआई कर लेगा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर मुझे लगेगा मैं जीऊँ किस लिए, अब मैं करूँ क्या। तो अब ये टेक्नोलॉजी आपको मजबूर करेगी आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और आपको अपने अंदर जाने के लिए, कि जो भी हमने आज तक ईगो बनाए हैं अपने अपने फिजिकल विशेषताओं से, फिजिकल स्किल से और फिजिकल पहचाने जो बनाई हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर। अभी ये नहीं चलेगा। यू आर वी आर नॉट फॉर दीज जॉब्स। आप देखो, चिड़िया उड़ती है, उड़ के बढ़िया अपना काम करती है, एनिमल अपना काम करते हैं, सूर्य अपना काम करता है। बट ह्यूमंस, एज एन ह्यूमन, हम लोगों ने अभी तक अपने को बहुत गिरा लिया है। और हम अपने को बहुत मेहनती, बहुत अ, ऐसा समझते हैं कि हम बिलोंग करते हैं इस मेहनत वाली दुनिया का। बट एक्चुअली एज एन ह्यूमन वी डिजर्व अ मच मच हायर स्टेट। तो अब वो स्टेट में जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी वगैरह मदद करेगी, जो हमारे से ईगो छिनवाएगी, हमारे जिन जिन चीजों पर घमंड हमने बना रखा था और हम जिन चीजों पर जी रहे थे, वो चीजें जब हमारे हाथ से निकलती हुई दिखेंगी तो वी विल बी फोर्स टू मूव इनसाइड। हमें फोर्स किया जाएगा कि हम स्पिरिचुअल या कोई ऐसा रास्ता ले जिसमें हम मन की शांति पा सके, मन की संतुष्टता पा सके, खुश रह सके। क्योंकि अभी तक हमारी खुशी का आधार बाहर का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया था। और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जब टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करती है, वो भी एज पर होना था इसलिए हुआ है। लेकिन अब जो जो स्पिरिचुअली अवेकन होते जाएंगे उनके लिए ये एआई एंड टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। और जो जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होंगे वो लोग इन सब चीजों से डरेंगे और बहुत सफरिंग में जाएंगे। तो इसलिए एआई एक रिमाइंडर है कि अभी भी टाइम है, जाग जाओ और आप अपनी असली फ्रीडम, जो आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस डिवाइन फॉर्म में लौटने का है, उसका करो। तो ही आप फ्री हो। अदरवाइज आपका दिमाग, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सब अब बाहर इन सारी चीजों के हाथ में होंगी तो आप पल पल परेशान होगे। बीमारियां आपको टेक ओवर कर लेंगी, या बाहर के जितने भी क्रंचेस चल रहे हैं फाइनेंशियल या संसार में, जितना जो कुछ हो रहा है वो सब आपको टेक ओवर कर लेंगे। तो फिर आपकी खुशी, आपकी फ्रीडम सब छिन जाएगी। और केवल स्पिरिचुअल अवेकन लोग ही फ्रीडम से रह सकेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। सारे के सारे मनुष्य जो हैं वो ह्यूमन डूइंग्स बन गए हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और जब ये एआई टेक ओवर करेगी तो सफरिंग भी बढ़ेगी। और उसका एक ही तरीका है कि एक्सट्रोवर्जन से इंट्रोवर्जन में आए। और राइट। जो हम धीरे धीरे कर सकते हैं इसमें। तभी तो कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। जब हम सब निकले ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस से तो वो कितनी सुंदर दुनिया होगी। तो यस। रूपाली जी, एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है श्रोडिंजर्स कैट, तो के नाम से जो जाना जाता है। तो जिसमें एक कैट एक ही वक्त में अलाइव भी है और डेड भी, जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। आप इस पैराडॉक्स को स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझाएंगे? ये हम क्वांटम की बात में आ गए हैं अब। क्वांटम टॉपिक के अंदर ये बात आती है। आपने जो एक्सपेरिमेंट की बात करी श्रोडिंगर कैट की, एक्चुअली अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वांटम के बारे में समझा कि क्वांटम इस स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए साइंस की वो ब्रांच आई है जहां पर वो नियम काम नहीं करते जो क्लासिकल साइंस में काम करते हैं। क्लासिकल साइंस में अगर जितना भी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जो आज तक के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो नियम बताए, वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर, उनकी थ्योरी के बेस पर बिल्कुल हूबहू वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म जगत की दुनिया है जहां पर क्वांटम लेवल पर हर चीज हो रही है, उस लेवल पर जाने के लिए
हम लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम लोग जो जिस तरह से मेडिटेशन और नॉलेज ले रहे हैं, तो हम लोग अभी ये जान पाए हैं कि एक लेवल के बाद जब आप अपने अंदर की जर्नी पर गोता खाते हो, आप अंदर चले जाते हो और उस सूक्ष्म गहराइयों को एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो वहां पर चीजें बहुत मैजिकल तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। देन दैट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो अभी तक जो नियम और जो हम बाहरी कॉन्शियसनेस से काम कर रहे थे, वो काम अध्यात्म में हम बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, और जो जिसको साइंस, क्लासिकल साइंस प्रूव आज तक नहीं कर पाई। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। बट अब क्वांटम साइंस आ चुकी है स्पिरिचुअलिटी का प्रूव, एक गहराई से प्रूव करने कि जो स्पिरिचुअलिटी में होता है वो सब एकदम साइंटिफिक है। तो अब जो कैट का ये एक्सपेरिमेंट है उसमें ये हुआ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर किसी साइंटिस्ट या किसी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म को ज्यादा नहीं शब्दों में बोलूंगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब मेरे खुद में, जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बाद एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस का अनुभव किया, तब मुझे क्वांटम के तरफ मेरा ध्यान गया, क्योंकि क्वांटम पहले से भी था, लेकिन पहले मुझे समझ नहीं आता था क्या होता है ये। लेकिन जब मेरी जर्नी में स्पिरिचुअलिटी की एक लेवल की गहराई आ गई, तो मुझे ये स्पिरिचुअल वर्ड और क्वांटम थ्योरी एकदम एक लगने लगी। तो इसलिए मैं आपको उस एक्सपीरियंस से समझाना चाहती हूँ, ना कि ये बताने के लिए कि इसके पीछे कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया या क्या क्या बोला। वो सब कठिन बातें हम बात नहीं करेंगे। हमारा सार है कि हम इस ज्ञान को यूज करें और स्पिरिचुअलिटी में हम आए, ताकि स्पिरिचुअलिटी से हम अपनी बाहर की रियलिटी को भी चेंज कर सके अंदर की रियलिटी से। तो ये जो कैट वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये बताते हैं कि अगर एक बॉक्स में एक कैट है, तो जब तक वो बॉक्स बंद है, तो उस बॉक्स के बाहर जो भी खड़ा है या जो भी है ऑब्जर्वर, वो अभी नहीं जानता है कि उस बॉक्स के अंदर कैट लाइव है या डेड है। और जब तक वो ऑब्जर्व ना किया जाए, तब तक कोई पर्टिकुलर रियलिटी बनती नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, वो मरी हुई भी हो सकती है, वो जिंदा भी हो सकती है। और जिस सेकंड आप उस बॉक्स को खोलते हो, यानी ऑब्जर्वर ने जिस सेकंड देखा, तो उसी सेकंड ये डिसाइड, रियलिटी डिसाइड हो जाती है कि वो कैट मरी हुई थी या जिंदा थी। तो ये एक क्वांटम का एक फिनोमिना है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि इस दुनिया में बहुत सारी अनलिमिटेड चांसेस हैं चीजों के घटित होने के। और क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि अगर ऐसे होता है तो बस ऐसे ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे हम लोग ने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ये समझा हुआ है कि लॉ ऑफ कर्मा, कि अगर आपने किसी को दुख दिया है, तो आपको बदले में दुख ही मिलेगा। अगर आपने उस किसी को एक थप्पड़ मारा है, तो आपको उसके बदले में थप्पड़ ही मिलेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा ने हमें एक नियम में बांधा हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि आप एक लेवल के कॉन्शियसनेस में जब आ जाते हो, यानी ट्रांसेंड कर जाते हो, और वो कॉन्शियसनेस है टुवर्ड्स डिवाइन कॉन्शियसनेस, मतलब आप आत्मा से भी ऊंची अवस्था में जब स्थित होने लगते हो, तो आत्मा का मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात हम कर रहे हैं, नॉट डिवाइन। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आत्मा कह रहे हैं, और डिवाइन कॉन्शियसनेस को द सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से उठकर जब आप योग, मेडिटेशन और नॉलेज के थ्रू ऊपर आते हो, अपनी समझ बढ़ाते हो और उसका एक्सपीरियंस करते चले जाते हो, तो एक लेवल आता है, एक स्टेज आती है, जहां पर कोई नियम काम नहीं करते। लॉ ऑफ कर्मा काम नहीं करता, फिजिकल क्लासिकल साइंस के कोई नियम काम नहीं करते। वहां पर चीजें मैजिकल हो जाती हैं, और वहां पर आप अपनी रियलिटी जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। तो ये वही बात है कि जैसे फिजिकल नियम बताता है कि अगर कैट को अंदर कोई पॉइजन नहीं दिया गया है, या कैट को अंदर किसी तरह का हर्ट नहीं किया गया है, तो ये नियम है कि भाई कैट आपको जिंदा ही मिलेगी। लेकिन क्वांटम कहता है कि जब तक ऑब्जर्वर की सोच जिस तरह से है, ये डिसाइड करेगी कि उस डिब्बे में कैट मरी है या जिंदा है। तो जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का थिंकिंग पैटर्न जो है, वो डब्बा खुलने के बाद उस रियलिटी को एक शेप दे देता है। और वो ऑब्जर्वर चाहे तो अपनी थिंकिंग पैटर्न को बदल कर
ये मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से थोड़ा गहराई का है। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर खत्म हो जाता है कि वो डिब्बा खुलने तक जब तक ऑब्जर्वर नहीं है तब तक ही दोनों चांसेस है कि वो मर भी सकती है और वो जिंदा भी हो सकती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसका नियम क्या बता रहा है कि जो सोच देखने वाला है उसका नजरिया, उसकी सोच और उसकी आ, वो कौन से लेवल पर है, अपने आत्मिकता की कौन सी लेवल पर है, ये डिसाइड करती है कि उसमें वो जिंदा कैट देखेगा या मरी हुई कैट देखेगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द रिलेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइज। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारी सोच से हम जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया वैसी नजर आती है, लिविंग और डेड। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हमारी सोच के हिसाब से सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसा चश्मा पहनते हैं दुनिया वैसी बन जाती है। तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इसी को हम आगे पढ़ाते हैं कि क्वांटम साइंस का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो स्पिरिचुअलिटी का कौन सा रहस्य खोलता है, थोड़ा इस पे भी क्लियर कर। राइट। इसमें जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको साइंस का जिन्होंने पहले से नहीं जाना है वो लोग शायद इसको नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सरल भाषा में अगर समझे। एक सेकेंड। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो ये दिखाता है कि एनर्जी या लाइट एक ही समय पर कभी वेव और कभी पार्टिकल के रूप में बाहर दिखती है। मींस अभी तक हमने क्लासिकल साइंस से सीखा था कि एनर्जी एक वेव है, फिर कहीं कहीं एनर्जी को पार्टिकल भी बोला। लेकिन आप समझ रहे हैं वेव और पार्टिकल क्या होता है? वेव मतलब ऐसे ऐसे चलने वाली, है ना, राइट? और पार्टिकल मतलब डॉट 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 पैकेट्स में चलने वाली। तो अगर मैं इसको पहले से हम समझ लेते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फिर स्पिरिचुअलिटी से समझेंगे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं कि अगर आप लाइट को एक सामने स्लिट रखी हुई है, स्लिट का मतलब है उसमें दो छेद हैं और सामने दीवार है। तो मैं इसको पिक्चर से दिखाना चाहती थी बट आई थिंक कि अभी एक्सप्लेन करके ही समझा देती हूँ। तो अगर आप यहाँ से मान लीजिए टॉर्च से कोई लाइट फेंक रहे हो और यहाँ पर एक पतली सी कोई स्लिट रखी हुई है जिसमें दो छेद हैं, तो ये लाइट जब जाएगी तो ये दोनों से बटकर यहाँ की दीवार में पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर वो वेव है तो वो वेव नेचर बनाएगी, माना दीवार में आपको लाइट के वेव पैटर्न दिखेंगे। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक चीज देखी गई कि जब तक इस ये घटना एक बंद डब्बे में हो रही है, जब तक इसको कोई देख नहीं रहा है, तब तक तो वेव की तरह वो काम कर रही है और यहाँ पर वो वेव फॉर्म बना रही है दीवार पर। लेकिन जब कोई यहाँ कैमरा लगा दिया जाए या किसी ऑब्जर्वर को बैठा दिया जाए देखने के लिए, तो ये वेव नेचर कोलैप्स हो जाता है। मतलब ये वेव नहीं रह जाती, ये पार्टिकल बन जाते हैं, डॉट 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 पार्टिकल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम जगत में, जो कि एक बहुत सूक्ष्म जगत है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि लाइट या कोई भी एनर्जी जब तक उसे कोई देख नहीं रहा है तब तक वो वेव फॉर्म में रहती है। जब उसे कोई देखना शुरू कर दे, ऑब्जर्व करना शुरू कर दे, तो वो पार्टिकल हो जाती है। अब हम इस चीज को लॉ ऑफ कर्मा और स्पिरिचुअलिटी से समझते हैं। हमें लॉ ऑफ कर्मा क्या समझाया गया है? ये बोलकर समझाया गया है कि हम आत्मा है, या आत्मा कई जन्म लेती है और एक जन्म में जो वो कर्म करती है उसका फल वो उस जन्म में या आगे के किसी भी जन्म में उसको मिलता है। दैट इज वेव नेचर। मतलब जब तक आप आत्मा समझते हो सिर्फ, और अपने आप को नॉट आत्मा मतलब अपने को बॉडी समझते हो और ये समझते हो कि मैं उसके अंदर मेरे अंदर आत्मा है, तो आप ये समझते हो कि मैंने एक शरीर से दूसरे शरीर को में गई, दूसरे से तीसरे में गई, मतलब आप वेव नेचर से चल रहे हो। तो आप लॉ ऑफ कर्मा में फंसे रहते हो, माना आपको पिछले जन्मों के कर्म या जो भी चीजें की हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ये तब तक है जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं है। ये वेव नेचर कब तक है? आपका जन्म लेने और जन्म के कर्मों का फल भोगने का जो जर्नी है, ये चक्रव्यूह है, ये साइकिल, ये तब तक है जब तक आप
कि आप एक ऑब्जर्वर नहीं बन जाते। ऑब्जर्वर का मतलब कि जब तक हमें ज्ञान नहीं आता, जब तक हम अपने को आत्मा एहसास नहीं कर लेते और हम ये नहीं समझ लेते कि हम शरीर नहीं, हम ये शरीर के अंदर वाली आत्मा नहीं, हम वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। तो जब हम अपने को वो डिवाइन कॉन्शियसनेस तक ट्रांसेंड कर लेते हैं, तो ये जो हमारा ह्यूमन फॉर्म है, उस ह्यूमन फॉर्म में जो घटना आज तक पर्टिकुलर पैटर्न से चली जा रही थी, वेव नेचर की तरह कि भाई हमने किया तो उसका फल भी हम भोग रहे हैं, फिर वो नियम आप पर लागू नहीं होता। आप बाहर आ गए उस चक्र से। तो एनर्जी जिसको आत्मा कहते हैं, वो उस चक्रव्यूह से तब बाहर आ जाती है जब वो ऑब्जर्वर बन जाती है। ये ऑब्जर्वर क्या होता है? ये साक्षी दृष्टा, जिसको हमने गीता में भी सुना, जिसको हमने और भी शास्त्रों में भी सुना, कि जब आप एक आध्यात्मिक जर्नी के थ्रू अपने आप को शरीर और मन से उपराम कर लेते हो, अपने को शरीर से अलग समझने लगते हो, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर लेते हो, तो आप ये लॉ ऑफ कर्मा और ये जितने भी ह्यूमन बनाए हुए नियम और लॉज हैं उससे बाहर आ जाते हो। तो फिर आपके ऊपर ये सब चीजें काम नहीं करती। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्वांटम साइंस का वो एक्सपेरिमेंट है जो स्पिरिचुअलिटी के इस नियम को प्रूव करता है कि जब तक आप खुद को जानते नहीं हो, आप अपने को ये इंसान समझते हो, मनुष्य समझते हो, शरीर समझते हो, तब तक आप लॉ ऑफ कर्मा में फंसे रहते हो। और जब आप शरीर से परे की अवस्था में पहुंच जाते हो, तो ये लॉ ऑफ कर्मा आप पर फिर काम नहीं करता, आप उससे उपराम हो जाते हो और आप उससे बाहर आ जाते हो, आप पार्टिकल की तरह काम करते हो। और पार्टिकल का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपका कोई मतलब नहीं है कि ये कर्म किया तो उसका फल मिलेगा, या उसने आपके साथ कुछ किया तो आपको उसके बदले में कुछ होगा, नहीं। यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, आपके ऊपर किसी का कोई असर नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी इज। बहुत बहुत सुंदर। आपने कितने एक हम सबको एक विधि बता दी कि कैसे हम दुख से सुख में आ सकते हैं। इसको कुछ कुछ हम सुदर्शन चक्रधारी से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो पीछे आपने एक इस्तेमाल किया था शब्द सुपरपोजिशन। तो थोड़ा सा और बताएंगे कि व्हाट इज सुपरपोजिशन इन क्वांटम। यस। सुपरपोजिशन क्वांटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सुपरपोजिशन एक क्वांटम कण आप समझ सकते हो, इकाई समझ सकते हो, यूनिट। जो कि जैसे बिजली लाइट होती है ना, आपने कभी टॉर्च जलाई हो तो टॉर्च में वो छोटे 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 से पार्टिकल दिखते हैं, तो वो फोटॉन्स होते हैं, वो बिजली वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जनरली लोग समझते हैं कि बिजली मतलब ऐसे वेव नेचर की, लेकिन आप जब उसको गहराई से देखते हो, सूक्ष्म में देखते हो, तो वो पार्टिकल है छोटे छोटे बिजली के, मतलब वो लाइट के। तो जनरली अभी तक क्लासिकल साइंस की थ्योरी में और हम मनुष्य क्या समझते हैं कि कोई चीज के होने का एक पर्टिकुलर तरीका है, या हम मान के चलते हैं कि आज तक कोई घटना ऐसे घटी है तो ऐसे ही घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक दिन 24 घंटे का आपको बताया गया है, और क्लासिकल साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है कि एक दिन 24 घंटे का होता है। तो आप के लिए वो 24 घंटे का ही दिन रहेगा, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से मरने तक। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली आप ट्रांसेंड कर जाते हो, आप उस शरीर और दुनिया के फिजिकल चीजों से परे हो जाते हो, तब आपके लिए आप उस दिन को अपने अनुसार बदल सकते हो। इट वॉन्ट बी अ 24 आवर फॉर यू, इट कैन बी 30 आवर, इट कैन बी अ 2 days फॉर यू फॉर अ डे। तो ये सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा अवस्थाओं में रहना। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि भाई एक मनुष्य है तो एक जगह पर एक मनुष्य वही रहेगा, कहीं और नहीं दिख सकता। लेकिन हमने आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सुनी हो, या जो भी ऐसे कई बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में या सन्यासियों का सुना होगा, कि वो लोग एक ही समय पर एक से ज्यादा पोजीशन पर दिखते थे। तो सुपर पोजीशन आध्यात्म जगत की और क्वांटम साइंस की एक ऐसी पोजीशनिंग है जहां पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और एक से ज्यादा अवस्थाओं में पॉसिबल हो सकता है। वहां पर कोई ये कैलकुलेशन के नियम नहीं चलते, वहां पर कोई जो हम क्लासिकल साइंस में समझते हैं कि ऐसे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं चलता। तो वो क्वांटम पोजीशन जो है वो सुपर पोजीशन है। इसको हम और समझे तो एक जैसे कॉइन हम स्पिन करते हैं, जब हम एक सिक्का छलकाते हैं हवा में, तो वो हवा में जब जा होता है तब उस समय
कुछ भी हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। लेकिन जब वो नीचे आ जाता है और आप उसको देखते हो तो ऑब्जर्वर के हिसाब से एक उसकी रियलिटी हो जाती है, चाहे वो हेड हो चाहे वो टेल हो। तो इसी तरह सुपर पोजिशन उसकी वो पोजीशन है जब तक वो हवा में है। वो कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारी घटनाएं, जितनी भी कुछ भी हो रहा है, उस सब को क्वांटम जगत में अगर आप सूक्ष्म मेडिटेशन के लेवल पर चाहो तो बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, और उस घटना को, अपने बाहर की रियलिटी को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए बाढ़ और क्लेश और कलयुग और बहुत दुनिया की सफरिंग और बुराइयां चल रही हैं। बट जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और जो लोग ट्रांसेंड कर गए हैं अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से थोड़ा ऊपर, उनके लिए बाहर ये सब चीजें नहीं घटित हो रही है। उनके लिए ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। तो सुपर पोजिशन को आप उस तरह से समझ सकते हो कि जब तक अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटीज हैं तब तक वो सुपर पोजिशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने हम सबको कलम दे दिया अपना अपना भाग्य लिखने की। अगर ऐसा हो जाए फिर तो बहुत ही सुंदर है। तो एक लॉ है जो कह सकते हैं क्वांटम साइंस में कि लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट। तो एंटेंगलमेंट के लॉ के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आपका लाइफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इसको प्रैक्टिकल बनाता है? थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। क्वांटम का ही एक लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, इसका इजी डिस्क्रिप्शन हम ये कह सकते हैं, जैसे इंटेंगलमेंट शब्द का मतलब ही है कि एक दूसरे से एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ना, है ना, फंसना। तो हम जानते हैं कि आ, ये तो हम लोग सुनते हैं कि इस जगत में बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर अपना असर छोड़ती हैं। क्लासिकल साइंस भी कुछ कुछ इन चीजों को मानती है, लेकिन क्वांटम जगत की एक बहुत अनोखी खोज है जिसमें ये पाया गया कि अगर कोई दो पार्टिकल्स, वो चाहे जितने भी दूर हो, चाहे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो धरती के, या कोई कितना भी यूनिवर्स के अलग अलग टाइम डिस्टेंस की दूरी पर हो, अगर एक चीज पर कोई असर हो रहा है तो एट विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बिना कोई टाइम डिले के, तुरंत का तुरंत उस दूसरे पार्टिकल पर भी उसका असर होगा। तो ये लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट कहता है, लेकिन साइंस ने उस लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट को फिजिकल मैटर के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। इस चीज को स्पिरिचुअलिटी ने कैसे समझाया है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद मुझे क्वांटम का पता चला। तो जैसे मैं अपने लाइफ में, मैंने जब से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, तो मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आने के पहले कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे, ऐसे थे जो एक पैटर्न पर थे। लाइक पर्सनल लाइफ में जो टर्बुलेंस था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो बार बार बस वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही हुए चली जा रही थी। कितना भी आप वास्तु शास्त्र कर लो, अंगूठियां पहन लो, कुंडली दिखा लो, मंदिर में माथा टेका हो, कितना भी मैंने न्यूमरोलॉजी और कौन कौन सी लॉजी नहीं लगवाई, और घर में अ, सारे जितने भी बुद्धा और बहुत सारी जितनी फिजिकली आप तामझाम कर सकते हो, वो सब कुछ किया। लेकिन वो जो एक पैटर्न था लाइफ का, पर्सनल लाइफ में जो लड़ाइयाँ स्ट्रगल्स चल रहे थे, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे और ही बढ़ते ही जा रहे थे। वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा रोल, मेरा ऐसा था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ने पकड़ा, मुझे अपने में डुबोना शुरू किया। तो कई सालों तक तो वो चला, मेरे अंदर धीरे धीरे स्पिरिचुअल लर्निंग होती जा रही थी। कौन आत्मा की कॉन्शियसनेस में, गहराइयों में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक टाइम आया, जब मैंने आपको बताया ना, एक टाइम के बाद कुछ घटित होता है और वो होता है आप नियम के बाहर हो जाते हो। तो मेरे लाइफ में भी एक दिन ऐसा पर्टिकुलर एक लर्निंग ऐसी एक्सपीरियंस आया कि उसके बाद जो पैटर्न सालों से चला आ रहा था वो एक सेकंड में चेंज हो गया। लड़ाई झगड़े का माहौल और घर की सारी कलह क्लेश एक सेकंड में खत्म हो गई। लेकिन बाहर से कुछ करने पर नहीं खत्म हुई, वो सिर्फ आपके अंदर एक सोच, एक समझ और एक आत्मा की कॉन्शियसनेस तक पहुंचने पर हुई। तो उससे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पर्सनली थोड़ा बता ही देती हूँ कि जैसे रूपाली पार्ट का, रूपाली के हस्बैंड पार्ट से
बहुत कुछ 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 चल ही रहा था और वो खत्म ही नहीं हो रहा था, बढ़ ही गया था। अलग अलग रहने के बावजूद भी जब भी मिलते थे तो भी कुछ कुछ हो ही जाता था, लेकिन जब हम अलग रह रहे थे तो हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी जर्नी में जब ये नॉलेज और मेडिटेशन का अफेक्ट आ रहा था, तो उसका अफेक्ट दूसरे पार्टिकल यानी रोल में जो हस्बैंड है उन पर पड़ना शुरू हुआ, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज स्पिरिचुअल जर्नी इन हिज ओन वे। उन्होंने अपनी तरीके से नॉलेज और मेडिटेशन करना जहां से भी उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर का परिवर्तन, सोच बदलती जा रही थी, एक लेवल का ट्रांजिशन चल रहा था। और एक दिन आया जब उनकी और मेरी अवस्था एकदम सेम हो गई। तो उसके बाद से कलह क्लेश की कोई बात ही नहीं रह गई, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं रह गई। तो ये चीज अगर हम बाहर से बदलने की कोशिश करते कि हम अलग हो जाते हैं, या हम कोई गुरु या किसी के बीच में ले आते, जबकि हमने ये सब कुछ किया हुआ था। हमने हर दुनिया के कर्म कांड किए हुए थे, और जो भी लोग संसार में अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए करते हैं वो सब कुछ किया हुआ था। लेकिन काम, ये जर्नी का एक पैटर्न ब्रेक तब हुआ जब अंदर की कॉन्शियसनेस में चेंज आया। और वो कॉन्शियसनेस लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट को प्रूव करती है कि व्हेन अ पार्टिकल लाइक मी पार्टिकल, जब ये अंदर से एक लेवल पर ट्रांसेंड हुआ, तो जो दूसरा पार्टिकल इससे रिलेटेड है वो भी चेंज हो गया। एंड दिस इज नॉट ओनली इन हस्बैंड वाइफ रिलेशन, बट दिस कैन वर्क इन ऑल द ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि इसके चेंज होने से दुनिया की इसकी दृष्टि चेंज हुई, मतलब रूपाली की जब दृष्टिकोण नजरिया चेंज हुआ, तो उसके बाहर के लोगों के साथ भी ट्यूनिंग चेंज होने लगी, लोगों का बर्ताव, लोगों का व्यवहार चेंज होने लगा। एंड दिस वाज एक्चुअली नॉट फॉर एवरीवन, बट रूपाली के लिए चेंज हो गया। तो आपकी दुनिया की फोकल पॉइंट आप हो, और आपकी दुनिया आपके हिसाब से बनती है। जैसा आपकी सोच, जैसी आपका नजरिया, वैसी आपकी दुनिया होती है। और सबकी दुनिया, सबकी नजरिए अलग अलग होते हैं। तो मैंने अपनी सोच, अपनी नजरिए पर मेडिटेशन और ज्ञान से जब काम किया, तो दूसरों पर उसका इफेक्ट दिखने लगा। सो दैट दिस इज लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट। बहुत सुंदर। सारी दुनिया मेरे अंदर ही है, बाहर तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस भी आ जाता है। बहुत ही गहराई से वाली बात आपने बताई है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने। आपके अनुभव में सबसे बड़ा क्वांटम लीप इंसानी जीवन में क्या हो सकता है? इसके पहले कि हम क्वांटम लीप के बारे में बात करें, एक चीज और बीच में मैं बोलना चाहूंगी। एक क्वांटम साइंस की एक चीज और होती है, क्वांटम टनलिंग। उस क्वांटम टनलिंग में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल हम ले, कि अगर आप यहाँ से एक बॉल फेंकोगे, और अगर उस बॉल में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दीवार के उस पार चली जाए, तो वो वापस आ जाएगी, वो दीवार से टकराकर इस पार वापस आ जाएगी। जैसे हम लोग बैडमिंटन में जब रैकेट से खेलते हैं ना, तो शटल कॉक जब मारते हैं तो कभी वो अगर ऊपर से नहीं जा पाती तो वो उसी से टकरा के वापस गिर जाती है। तो ये क्लासिकल साइंस तो यही बोलती है, क्लासिकल समझ, लोगों की दुनिया की ह्यूमन बुद्धि तो यही बोलती है कि जो चीज फिजिकली आज तक हुई नहीं वो हो ही नहीं सकती। जो चीज कभी किसी ने देखी नहीं, जानी नहीं, वो हो ही नहीं सकती। लेकिन क्वांटम में एक चीज है, ये टनलिंग मींस कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप उस बॉल को उस पार भेज सकते हो बिना दीवार से टकराए या बिना उसके ऊपर से गिराए। देयर इज अ पावर इन सटल वर्ल्ड। एक सूक्ष्म जगत में एक पावर है आपके अंदर, जो कि उस बॉल को उस पार अपने आप ले जाती है बिना किसी मेहनत के। और इसको कोई मैजिक भी कह सकता है, लेकिन एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड इज मैजिकल, स्पिरिचुअलिटी इज मैजिकल। और वहां पर वो नियम नहीं चलते जो हम लोग सोचते हैं कि अगर खाना बनाया नहीं तो खाना बन कैसे जाएगा। नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने किया नहीं बट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसेंड ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो जैसे अभी किसी ने लिखा हुआ है कमेंट में कि अच्छा अच्छा सोचने के बावजूद लोग बुरे बन क्यों जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर, आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहते हो, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप अपनी सोच को अच्छा कर कर सोचते हो कि सब अच्छे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर चले जाते हो, स्पिरिचुअलिटी की एक लेवल को पार कर लेते हो, उसके बाद
ये नियम कि आप किसी को अच्छा बोलोगे तो वो आपके साथ अच्छा करेगा, उसकी कोई फिक्र ही नहीं करनी पड़ती, चिंता ही नहीं करनी पड़ती। आपके साथ ऑलरेडी सब कुछ इतना मैजिकल होता है कि जो बेस्ट हो सकता है किसी के साथ वो होता है। तो जिसको हम आज कह सकते हैं, जैसे देवी देवता हुआ करते थे, डीटी हुआ करते थे, वो लोग मेहनत से नहीं कमाते थे, वो लोग मेहनत से नहीं रहते थे, वो लोग कोई चीज बहुत फिजिकल लेबर करके नहीं करते थे। वो लोग बस अपनी एक उच्चतम हायर कॉन्शियसनेस में रहा करते थे और हर चीज बहुत इजीली सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। तो वो एक क्वांटम लीप है, वो एक हमारे अंदर, जिसको आपने अभी पूछा कि हम इंसानी जीवन में सबसे बड़ी बात, बड़ा काम या बड़ी चीज क्या कर सकते हैं, और वो है क्वांटम लीप। यानी अपने को ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन समझ से परे ले जाने की समझ। और ये सारी स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करती है कि आप अपने को इस संसार के भौतिक जगत के नियमों से निकालकर एक सूक्ष्म जगत में ले जाओ, विद मेडिटेशन एंड विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर गाइडेंस। और वो उस जगत में आपके लिए सब कुछ बहुत मैजिकल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये शिफ्ट हर इंसान को जरूर कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये एक सबसे बड़ा क्वांटम लीप है, ये एक सबसे बड़ी पढ़ाई है, ये सबसे बड़ी जॉब है, और ये सबसे बड़ी दुनिया की प्राप्ति और अचीवमेंट है। तो ये एक आपको एकदम नए डायमेंशन में ले जाती है, पहुंचा देती है। तो दिस इज द बिगेस्ट क्वांटम लीप विच यू कैन अचीव थ्रू मेडिटेशन। नॉट, मैं मेडिटेशन के लिए आपसे एक चीज बोलूंगी कि हर मेडिटेशन राइट मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन विद नॉलेज, नॉलेज के बिना अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो शायद आप उतना ऊपर नहीं जा सकते। आप थोड़ी बहुत अपने सांसों पर ध्यान देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत समझकर शांति से ठीक कर लेंगे, लेकिन हम जिस लेवल की यहाँ बात कर रहे हैं वो लेवल नॉलेज से आता है। तो वो नॉलेज जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। इसी को शायद हम प्रकृति जीत भी बोल देते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। हर इंडिविजुअल के लिए एक प्रैक्टिकल सवाल है वैसे, वो अपनी अवेयरनेस कैसे कल्टीवेट करे, आपने भी करी है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खो ना जाए और अपनी नेचुरल इंटरनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करें। यस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे हेल्प के लिए ह्यूमन माइंड की बनाई हुई एक बहुत अच्छी रचना है। लेकिन ये रचना कहीं हम रचयिता पर भारी ना पड़ जाए। हमारे, हम रचयिता है ना, एज अ ह्यूमन माइंड वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस साइंस। तो आज की दुनिया में जब एआई बहुत सारी चीजों पर ऑलरेडी अपना हुकूमत जमा चुकी है, तो बहुत सारे मनुष्य परेशान हो रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि क्या होगा। तो उनके लिए मेरा एक यही एक मैसेज है कि आप इंसान बनने के लिए इंसान नहीं हो। कई लोग कहते हैं ना कि हम मनुष्य बन जाए, हम इंसान ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नो, इंसान से ऊंचे बन जाओ, इंसान से कुछ बड़े बन जाओ। और ये अगर आप अपनी मर्जी से नहीं बनोगे तो आपको फिर ये आने वाला समय मजबूर कर देगा। अगर आप उस समय को सरवाइव कर गए अपनी ऊंची अवस्था से, अपने ऊंचे ज्ञान से, अपनी ऊंची इंसान से परे की अवस्था से, तो आप पार कर जाओगे, नहीं तो फिर तो एंड है ना। तो इसीलिए अभी हम सबको थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए मेडिटेशन के लिए, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और नॉलेज के लिए। स्पिरिचुअल लोगों से नॉलेज ले, स्पिरिचुअल जहां पर भी आपको यूनिवर्स या आपकी डेस्टिनी जोड़ रही है, एटलीस्ट आप इच्छा तो करो। क्योंकि इच्छा के बिना स्पिरिचुअलिटी किसी पर थोपी नहीं जा सकती। और आपकी अगर इच्छा होती है तो आपको राइट डायरेक्शन, राइट लोग और राइट जो भी जहां से मिलना है वो मिल जाता है। मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी में शुरुआत हुई मेरी ब्रह्मा कुमारी से, जहाँ की नॉलेज मैं आज भी ले रही हूँ, जहाँ से मेडिटेशन मैंने सीखा। और अभी उससे आगे की एडवांस लेवल की अवस्था पर है हम। लेकिन अ, शुरुआत हमने वहां से करी। दूसरों के लिए कोई और संस्थाएं हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु भी हो सकते हैं, या कुछ नहीं तो सेल्फ आप इंटरनेट के थ्रू भी कुछ कुछ चीजें लोगों से सीख सकते हो, जान सकते हो। बट मेरे लिए जो क्विकेस्ट वे, जो फास्टेस्ट वे काम किया, वो ब्रह्मा कुमारी के थ्रू किया। जो कि लोगों को कई सालों तक नहीं पता चलता, वो मुझे चंद कुछ सालों के अंदर ना सिर्फ पता चला लेकिन उसका एक्सपीरियंस भी हो गया। तो इसीलिए आज सभी को जरूरत है कि इस डिजिटल दुनिया में ही पूरा डिपेंडेंट ना रहे।
डिजिटल दुनिया को अपने फायदे के लिए यूज करें, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अपने उन्नति और अपनी सेवा, अपने जॉब के लिए। लेकिन इस पर हम डिपेंडेंट नहीं। अगर आज साइंस ना रहे, आज बिजली चली जाए, और अगर आज बैंक अकाउंट्स या पैसा भी चला जाए, तो भी आई कैन लिव ग्रेसफुली, आई कैन लिव हैप्पीली, आई कैन लिव पीसफुली। तो ऐसा अपने आप को बनाओ, ऐसा अपने अंदर एक पावर डेवलप करो कि आप, जो आपकी रचना है, आपकी क्रिएशन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप इसके राजा बनो, ना कि इसके गुलाम। तो हर दिन अपने लिए 10-15 मिनट जरूर निकालें और अपने आप को एआई की यूज के लिए पहले राजा की सीट पर बैठाएं, नहीं तो उसके गुलाम बन जाएंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। हम सबके अंदर ज्ञान लेने की गुण और शक्ति है, समय निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई और क्वांटम साइंस के पीछे भी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन छुपा है। और अगर हम अपनी अवेयरनेस को जगाते हैं तो टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक ब्लेसिंग बना सकते हैं। और क्वांटम फील्ड और क्वांटम जगत तो इतना अमेजिंग है कि आपको लगेगा कि मिरेकल ही हो रहा है। रूपाली जी, आपका बहुत धन्यवाद इतने ज्ञानवर्धक और इंस्पिरेशनल बातें शेयर करने के लिए, जिसके लिए जरूर ऑडियंसेस को फायदा होगा। थैंक यू सो मच रीना सिस्टर, एंड मुझे भी बहुत मजा आया। जनरली आप जानते तो हो कुछ चीज, लेकिन जब वो शब्दों में निकल जाती है तो और क्लैरिटी आ जाती है। एंड इट इज रियली अ डिवाइन ग्रेस जिसने ये काम करवाया। सो थैंक यू, टू ऑल द ऑडियंस एंड टू द मोस्ट द डिवाइन प्रेजेंस जो थी अभी यहाँ पर। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अब स्पिरिचुअली, जो लोग अभी तक इस यात्रा पर नहीं निकले हैं, वो जरूर निकले, समय निकाले, क्योंकि ये समय की मांग है, और नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। थैंक यू। एक और इसमें है कि अगर फ्रेंड्स आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो जूम पर हमारी एक अपकमिंग लाइव कॉन्वर्सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो इसी के आधार पर होगी। सबके अंदर शक्ति है, सब सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने आप को, मैं को पहचानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच बाली जी, एंड थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू एवरीवन, बाय।